नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का पेपर टू का जो आपका सिलेबस है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, उसका कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। और हाल फिलहाल में भी कुछ वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स भी आया हुआ है उस सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक वाज इनॉग्रेटेड इन। देखिए, भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, उसका कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश भोपाल में। मध्य प्रदेश भोपाल में देखिए ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए क्लिनिक इनॉग्रेट किया गया है मध्य प्रदेश भोपाल में। करंट अफेयर्स हाल ही फिलहाल का ये घटना है, तो उसमें भी आपको काम दे सकता है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आप जानते हैं कि पेपर 1 में तो करंट अफेयर्स है इस सिलेबस में, और चूँकि ये वेस्ट मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है तो वहाँ के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे घटनाएं जो हुई है हाल फिलहाल में आपका वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, जैसे मध्य प्रदेश में ही मध्य प्रदेश में ही आप यदि आप पढ़े होंगे हाल फिलहाल में, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का कहाँ इनॉग्रेशन हुआ है? तो ये भी लगा है इंदौर में। कहाँ? इंदौर में। बस आप सुनते जाएं, इसको हम अगले वीडियो में क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको बता देंगे। तो एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ लगा है? तो इंदौर में लगा है। ओके, इसी प्रकार से अगर देखें हम आगे तो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो सिडबी है, इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। उसका क्या नाम है? तो वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। वही आपके मतलब जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वेस्ट को हम किस प्रकार से वेल्थ में क्रिएट करें, उसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। कौन? सिडबी लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स का भी है और आपके वेस्ट मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है। और क्वेश्चन की बात करें करंट का, और अगर हम बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन है कि हाल फिलहाल में स्टील कचरे से सड़क बनाया गया है। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस शहर में देश की पहली स्टील कचरे से रोड बनाया गया? तो सूरत। कहाँ? सूरत गुजरात में स्टील कचरे, जो आपका स्टील से जो कचरा, स्टील का जो वेस्ट होता है उससे आपका रोड बनाया गया है। 1 किलोमीटर सड़क बनाया गया है। कहाँ पर? सूरत में। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है आपके इस वेस्ट मैनेजमेंट में। और एक और की बात करें, डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये क्या है? न्यू जाफराबाद दिल्ली में। और उस समय जो विजय राघवन जो हमारा प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार है विजय राघवन, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। भारत के जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं विजय राघवन, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट पार्क न्यू जाफराबाद दिल्ली में। और बात करें देश का पहला एंटीबायोटिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। देखिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ एस्टेब्लिश्ड हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो ये कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, ऐसे ही आगे आते जाएगा तो हम आपको बताएंगे। एक और क्वेश्चन है, कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला पहला शहर बन गया है? वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला पहला अपना मतलब शहर बन गया है तो आगरा। तो 5 से 6 क्वेश्चन हम आपका करंट का डिस्कस कर दिए हैं, जो आपके करंट अफेयर्स में भी काम कर सकता है, आपके पेपर 1 में भी काम कर सकता है और पेपर 2 में भी, चूँकि वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड था सारा टॉपिक, वहाँ भी आपका काम कर सकता है। ओके, तो ध्यान रखेंगे। इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक हम लोग ने मध्य प्रदेश भोपाल में पढ़ चुके हैं। आइए इसके बारे में और बात करते हैं। देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक वाज इनॉग्रेटेड इन भोपाल मध्य प्रदेश। ध्यान रखेंगे, करंट का भी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ई वेस्ट क्लिनिक इज यूज्ड फॉर सेग्रीगेटिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड एंड कमर्शियल यूनिट। ऑब्वियसली जो ई वेस्ट क्लिनिक है ये क्या काम करेगा? तो सेग्रीगेट करेगा, जो भी आपका ई वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करेगा, उसका प्रोसेसिंग करेगा और उसका डिस्पोजल। मान लीजिए जो रिसाइकल नहीं होगा तो उसको तो डिस्पोजल करना पड़ेगा, चाहे हाउस होल्ड हो या कमर्शियल यूनिट का जो भी वेस्ट हो उसका। इट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट क्या? तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है फ्रॉम द डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो भी उसका डिस्कार्डेड होता है, अपशिष्ट वेस्ट होता है, वही आपका ई वेस्ट बनता है। द क्लिनिक इज बीइंग कंसीव्ड
कनकेल्ड इन कंप्लायंस विद सॉलिड वेस्ट, ये जो क्लिनिक इस्टेब्लिश किया गया है तो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 है उसके अकॉर्डिंग इसको मतलब इस्टेब्लिश किया गया है। ये भी ध्यान रखेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 रूल से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ई वेस्ट क्लिनिक वाज साइंड बिटवीन द CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड द भोपाल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। मतलब जो ई वेस्ट क्लिनिक ये जो साइन हुआ है ई वेस्ट क्लिनिक के लिए किसके किसके बीच में साइन हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और BMC भोपाल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, भोपाल मुंबई कॉर्पोरेशन, ध्यान रखेंगे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। द CPCB will provide technical support at the unit and the collected hazardous waste will then be sent to बेंगलुरु for recycling। CPCB आपका टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और जो भी कलेक्टेड हैजार्डस वेस्ट होगा ई वेस्ट के अंदर जो भी हैजार्डस वेस्ट होगा उसको आपको बेंगलुरु ये सेंड करेगा रिसाइकलिंग के लिए। आगे देखते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट। ये इफेक्ट के बारे में भी आप जब अपना सिलेबस देखेंगे तो ह्यूमन पे क्या इफेक्ट है सारे वेस्ट का उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट देखते हैं क्या है इसका ई वेस्ट का। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज थ्रोन अवे इन लैंडफिल द टॉक्सिक मटेरियल सीप इनटू ग्राउंड वाटर अफेक्टिंग बोथ लैंड एंड सी एनिमल्स। जब ई वेस्ट को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ऐसे ही आप लैंडफिल में फेंक देते हैं, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को आप ऐसे ही इसको लैंडफिल में फेंक देते हैं तो उसके अंदर जो टॉक्सिक मटीरियल है ऑब्वियसली एलिमेंट होता है वो ग्राउंड वाटर में सीप कर सकता है जा सकता है और लैंड और सी एनिमल्स दोनों को मतलब उसके लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो ये उसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट है। ओनली 10% ऑफ सेल फोन्स आर रिसाइकल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट एंड मोस्ट अमेरिकन गेट न्यू सेल फोन एवरी 12 to 18 मंथ। देखिए यूनाइटेड स्टेट में एकदम डेवलप्ड कंट्री है, पैसा की कमी नहीं वहाँ पर, वहाँ भी देखिए 10% ही सेलफोन जो है रिसाइकल हो पाता है, 10% ही सेलफोन रिसाइकल हो जाता है। और लगभग मोस्ट अमेरिकन बहुत सारे जो अमेरिकन हैं 12 से 18 मतलब 1 से 1.5 साल में मैक्सिमम जो अमेरिकन से अपना फ़ोन बदल देते हैं। तो फ़ोन बदलते हैं रिसाइकल भी नहीं करते हैं तो वो फ़ोन क्या हो जाता होगा, एक प्रकार से वेस्ट ही बन जाता होगा, अपने आप में मैसिव प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। In Gulyu, China, many of the residents exhibit substantial digestive, neurological, respiratory and bone problem। देखिए ये चाइना में ये घटना हो चुका है, बहुत सारे जो वहाँ पे हेवी रेसिडेंट हैं जो भी वहाँ रह रहे हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो चुका है, तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रहा है, इसके कारण न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, रेस्पिरेटरी है, बोन प्रॉब्लम्स है। मतलब ये सब जो है एक प्रकार से क्रॉनिक है, एक्यूट नहीं है। एक्यूट मतलब जो कम, क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टाइम, ये सब लॉन्ग टाइम इफेक्ट करेगा उसके हेल्थ हैजार्ड पर, हेल्थ को बुरी तरह प्रभावित करता है। तो वेस्ट का तो इसका बुरा प्रभाव तो है ही। कंप्यूटर्स एंड मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्टेन कंटेन, जो कंप्यूटर्स हो या आपका बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हो सकता है, आपका फ़ोन हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, टीवी हो सकता है, आजकल तो मैक्सिमम चीज़ तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, उसके अंदर क्या है टॉक्सिक मटेरियल है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर कौन कौन सा टॉक्सिक मटेरियल होता है, लेड है, जिंक है, निकल है, फ्लेम रिटार्डेंट्स है, बेरियम है, क्रोमियम है। ओके ध्यान रखेंगे, कम से कम लेड, जिंक, निकल तो ध्यान रखें। व्हेन ई वेस्ट इज वार्म्ड अप, जब आप ई वेस्ट को गर्म करते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर डैमेजिंग द एटमॉस्फेयर। जब ई वेस्ट को, किसी भी ई वेस्ट को आप मान लीजिए जला के खत्म करना चाहते हैं, उसको नष्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ से टॉक्सिक केमिकल्स निकलेगा जो एटमॉस्फेयर को डैमेज कर सकता है। ओके तो ये ई वेस्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स था, इसको भी ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन, आप ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ खोला गया, तो अच्छे से ध्यान रखें, करंट अफेयर्स दोनों जगह काम कर सकता है, आई थिंक पूछा भी जा सकता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये जो इसमें जो हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, कुछ ही क्वेश्चन देखेंगे ताकि आप पे भी बर्डन ना हो, आसानी से आप एक शॉट में सबको देख लें, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से ही है। ओके एक दो हम लिक्विड से भी रखेंगे लेकिन ये आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से ही रहेगा मैक्सिमम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिटरी या म्यूनसिपल फेल्स एंड वेस्ट हेप्स आर अनएवॉइडली हैजार्डस। देखिए जो सैनिटरी है या म्यूनसिपल फेल्स है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरा पैदा कर सकता है। उसके पीछे कारण क्या है, अनएवॉइडली हैजार्डस का मतलब भयंकर खतरा पैदा कर सकता है। उसके पीछे कारण क्या है, तो वेस्ट का हीप, जो ढेर, कचरों का ढेर, सुने होंगे हाल फिलहाल में बहुत सारे न्यूज़ चैनल दिखा रहा है कि दिल्ली में जो या गुरुग्राम के आसपास जो मतलब कचरों का पहाड़, आडंबर पहाड़ खड़ा हो चुका है, इतना बड़ा बड़ा, कई सारा लैंडफिल साइट भी बनाया हुआ है लेकिन सब भर चुका है। सरकार के पास बहुत सारे पैसा खर्च चुका है लेकिन उस पर सही से उसका डिस्पोजल नहीं कर पा रहा है। तो कचरे का पहाड़ दिन प्रतिदिन तो वहाँ कचरा तो बढ़ ही रहा है और आसपास के लोगों को बहुत सारे लोग तो उस आवासीय इलाका में जो भी थे अपना घर छोड़ के निकल गए हैं, क्योंकि
वहाँ से एक तो गैस बहुत भयंकर मतलब पॉइजनस गैस निकलते रहता है जो उनके हेल्थ को लिए भी प्रॉब्लम है। और बहुत सारे जो हैं स्कैवेंजिंग एनिमल्स, गिद्ध वगैरह सब वहाँ पे आते रहते हैं जो कि कचरा फैलाते हैं, तो बीमारी भी कॉज कर सकता है। तो उसके पीछे क्या कारण है, देखिए आपके पास ऑप्शन दिया है, लीचेट है, इमेंटिंग गैसेज हैं, रोडेंट्स एंड वॉन्डरिंग एनिमल्स है। सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या पैदा कर सकते हो, लीचेट और इमिनेटिंग गैसेज। लीचेट और इमिनेटिंग गैसेज, लीचेट के बारे में तो जानते होंगे कि जो भी वेस्ट होता है उससे जो कुछ मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में निकलता है जो आपकी ग्राउंड वाटर के साथ मिल जाए तो ग्राउंड वाटर को भी खराब कर सकता है, तो वो लीचेट हुआ। गैसेज मतलब वेस्ट है वह उसके मतलब डिकम्पोजिशन से कुछ ना कुछ टॉक्सिक गैस निकलेगा, तो वो है। तो 1 and 2 करेक्ट है। इसको और अच्छे से देखते हैं, देखिए इशू विथ सैनिटरी लैंडफिल, जो सैनिटरी लैंडफिल से क्या क्या इशू आपका एराइज हो सकता है, देखते हैं। इमिनेटिंग गैसेज, द लार्जेस्ट इशू एसोसिएटेड विद सैनिटरी लैंडफिल इज द रिस्क ऑफ पोल्यूशन। जो सबसे बड़ा इशू इसे एसोसिएटेड जुड़ा हुआ है वो क्या है, तो पोल्यूशन का रिस्क है। एज वेस्ट ब्रेक डाउन, जैसे जैसे वेस्ट जो है आपका, जो वेस्ट है आपका ब्रेक डाउन ऑब्वियसली डिकम्पोज होगा। कुछ चीज़ें जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, कुछ चीज़ें लेट से डिकम्पोज होता है, लेकिन डिकम्पोज तो सबको होना है। चाहे प्लास्टिक भी आपका डिकम्पोज ऑब्वियसली 100-150 साल के बाद होता है, 200-300 साल के बाद होता है, लेकिन डिकम्पोज तो होना ही है। पृथ्वी पर जो भी आया है उसको जाना पड़ेगा। बात तो इतना ही है, मतलब मोटी बात तो यही है। तो कोई जल्दी होता है, कोई धीरे होता है, बस यही है। तो देखिए वो डिकम्पोज होगा एज वेस्ट ब्रेक डाउन, जैसे वेस्ट ब्रेक डाउन होता है मीथेन गैस इज क्रिएटेड, आसपास में मीथेन गैस क्रिएट होता है। कई बार सुनने में आता होगा कि लैंडफिल साइट पे एकदम भयंकर आग लग गया है, कारण क्या है, मीथेन के एकदम बहुत ज़्यादा कंबस्टेबल गैसेज है, आसानी से इसमें आग पकड़ सकता है। सीएनजी का मेन कंपोजिशन तो मीथेन ही होता है ना, तो आसानी से इसमें आग पकड़ सकता है। एंड इफ इट एस्केप फ्रॉम द लैंडफिल, अगर ये लैंडफिल साइड से मान लीजिए एस्केप करो, ऑब्वियसली गैस है, गैस को आप या तो कंटेनर में रखिए, नहीं तो अगर ओपनली छोड़ दीजिएगा तो ये एस्केप करेगा वहाँ से। इट कुड पॉल्यूट द एयर, ये एयर को पॉल्यूट कर सकता है। इन एडिशन मीथेन गैस कैन बी डेंजरस इफ बिल्ड्स अप इन द लैंडफिल बिकॉज इट फ्लेमेबल एंड कुड बी एक्सप्लोसिव। पहले हम बता चुके हैं कि फ्लेमेबल है, कंबस्टेबल है, आसानी से इसमें आग पकड़ सकता है यदि सही से इसका हम केयर ना कर पाएँ तो। सेकेंड चीज़ है लीचेट। लीचेट क्या है, देखिए अलॉन्ग विथ एयर पोल्यूशन के साथ साथ सैनिटरी लैंडफिल ऑल्सो पोज ए थ्रेट टू वाटर सिस्टम, वाटर सिस्टम के लिए बहुत भयंकर खतरा पैदा कर सकता है। इफ द लाइनिंग ऑफ द लैंडफिल इज पंक्चर्ड, जो लैंडफिल साइट है, जहाँ भी लैंडफिल होता है आप देखे होंगे ऐसे ही जाके सीधे कचरा को नहीं रख देते हैं। जो भी लैंडफिल साइट पहले सरकार की तरफ से जो बनाया जाता है लैंडफिल साइट, उसके नीचे या तो बेंटोनाइट का एक लेयर बैठाया जाता है, नहीं तो ब्यूटाइल रबर। ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कि लैंडफिल साइट पे हम लीचेट को रोकने के लिए किस प्रकार का हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, तो बेंटोनाइट या ब्यूटाइल रबर आप वहाँ पर स्प्रेड कर सकते हैं, ताकि इसके अंदर आप कचरा रखें तो लीचेट जो भी होगा वो इसके अंदर ही होगा, लीचेट इसके अंदर ही रहेगा, वो आपके ग्राउंड वाटर के सीधे संपर्क में नहीं आएगा। तो वही मान लीजिए उसमें पंक्चर्ड हो गया, उसमें किसी प्रकार से अगर क्या कर सकते हैं कि पंक्चर्ड हो गया मतलब होल वगैरह हो गया, तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली शिफ्ट करेगा वहाँ से लिक्विड। कलेक्शन सिस्टम ब्रेक, लीचेट कुड ट्रेवल फ्रॉम द लैंडफिल टू द सराउंडिंग ग्राउंड, तो लीचेट जो है आपका वहाँ से सराउंडिंग ग्राउंड वाटर सिस्टम से जाके मिलेगा और वाटर को कंटामिनेट कर सकता है, गंदा कर सकता है, तो ये फिर बाद में मैसिव प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो लीचेट और गैस के रिलीज के कारण सैनिटरी लैंडफिल अपने आप में खतरा पैदा कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यूज ऑर्गेन्स एंड इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट्स आर टू बी डिस्पोजिंग यूजिंग। देखिए बायोमेडिकल वेस्ट, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है, चाहे ह्यूमन का टिश्यू हो या एनिमल का ऑर्गेन हो, ह्यूमन टिश्यू या एनिमल का ऑर्गेन हो, अगर वो इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट्स हो, किसी किसी का आप देखते होंगे, मान लीजिए गोली लग गया, भयंकर गोली लग गया, हाथ काटना पड़ा, तो उस हाथ को तो रख के कोई फायदा नहीं होगा, इन्फेक्टेड है हाथ, तो उसको हम किस प्रकार से उसका हम डिस्पोजल करें, या और बहुत सारा चीज़ है। एनिमल्स में भी मान लीजिए किसी प्रकार का बीमारी हो गया, उसको किसी पार्ट को हटाना पड़ा, किसी उसके टिश्यू को हटाना पड़ा, तो उसको हम किस प्रकार से डिस्पोज करें, ऐसे ही तो जाके फेंक नहीं देंगे बाहर में, ये गलत बात है, सभ्य समाज के लिए गलत बात है। अब ऐसा नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको डिस्पोज करने के लिए हम कौन सा टेक्निक उठा सकते हैं, तो देखिए ऑटोक्लेव करें, माइक्रोवेव करें, कंपोस्टिंग करें या इंसिनरेशन करें। तो ऑटोक्लेव क्या है, ये सब स्टरलाइज करने का टेक्निक है, माइक्रोवेव भी कम बेस वही है, कंपोस्टिंग तो मैन्योर बनाना है, ह्यूमन टिश्यू से मैन्योर हमको थोड़ी बनाना है, तो उसका इंसिनरेशन कर देंगे, क्या करेंगे, बिल्कुल उसको अच्छी तरह से उसको जला देंगे। इंसिनरेशन हम ये क्या करते हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर में उसको बर्न कर देते हैं, तो इंसिनरेट उसको कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखें। देखिए ऑटोक्लेव में क्या होता है,
ऑटोक्लेव इज स्टरलाइजेशन मेथड। स्टरलाइजेशन मेथड मतलब मान लीजिए डॉक्टर वगैरह जो ऑपरेशन करते हैं, तो किसी एक पेशेंट का ऑपरेशन किए, उसी इक्विपमेंट से दूसरे पेशेंट का भी ऑपरेशन करना होगा, तो इसका ब्लड में हो सकता है किसी प्रकार का पहले से इन्फेक्शन हो। अगर उसको सही से इक्विपमेंट को स्टरलाइज नहीं करेंगे, स्टरलाइज का मतलब एक प्रकार समझिए आप लेमन भाषा में कि उसको साफ़ करना, अच्छी तरह से साफ़ करना कि उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, तो उसी को स्टरलाइजेशन कहते हैं। डेट यूजेज हाई प्रेशर स्टीम, किसके मदद से, तो हाई प्रेशर स्टीम से करते हैं, स्टीम। द ऑटोक्लेविंग प्रोसेस वर्क्स बाय द कंसेप्ट दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज व्हेन इट इज अंडर प्रेशर। ऑटोक्लेविंग इस प्रोसेस से काम करता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाए प्रेशर पे, उस प्रेशर पे बहुत ज़्यादा उसको मतलब बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देते हैं ताकि वो स्टीम बना रहे, और स्टीम पर इतना हाई टेम्परेचर में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है, सब वहाँ पर क्या होगा, डेड हो जाएगा। तो आपका इक्विपमेंट बिल्कुल स्टरलाइज हो जाएगा। माइक्रोवेव क्या है, इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव है, विथ ए वेवलेंथ ऑफ द रेंज 0.0012 to 0.3 मीटर, शॉर्टन देन ऑफ द नॉर्मल रेडियो वेव। माइक्रोवेव एक प्रकार का EM वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसका रेंज तो आपका वेवलेंथ का रेंज दिया हुआ है, नॉर्मल रेडियो वेव से छोटा होता है, बट लॉन्गर देन दोज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन से हल्का बड़ा होता है, रेडियो वेव से छोटा होता है। माइक्रोवेव आर यूज्ड इन रडार, इसका यूज़ कहाँ होता है, तो रडार में यूज़ होता है, इन कम्युनिकेशन एंड फॉर हीटिंग इन माइक्रोवेव ओवेंस एंड वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। माइक्रोवेव का यूज़ आप रडार में यूज कर सकते हैं, और कई सारा ओवन, आप आजकल इलेक्ट्रिक ओवन आने लगा है, तो वो माइक्रोवेव है, EM वेव की टेक्निक पे काम करता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग, आसान है, एक एरोबिक मेथड है, ओके, मीनिंग दैट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ एयर। एरोबिक मतलब जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑफ डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट, इट कैन देयर बी यूज टू रिसाइकिल ऑर्गेनिक मटेरियल। द प्रोसेस इन्वॉल्व द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ह्यूमस लाइक मटेरियल नॉन एज कंपोस्ट विच इज गुड फॉर प्लांट। और कंपोस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो भी डिकम्पोजेबल ऑब्जेक्ट है, आपके किचन से बहुत सारा वेस्ट निकलता होगा, किसी मतलब सब्जी का छिलका हो सकता है, फल का छिलका हो सकता है, उसका आप कंपोस्ट कर सकते हैं, ह्यूमस बनेगा, अल्टीमेटली उसको यूज़ हम गार्डनिंग में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्रियल वेस्ट इज कॉमनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। देखिए, विच इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब कौन सा इंडस्ट्री का वेस्ट है जिसका यूज़ हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब कंस्ट्रक्शन मतलब क्या, घर बनाने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आराम से देखें, ऑप्शन आसान क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश, स्लैग, स्लज या रेड ऑक्साइड। यदि आपको सबका मतलब पता हो तो आसानी से इसका बता सकते हैं। देखिए, फ्लाई ऐश क्या होता है, फ्लाई ऐश थर्मल पावर प्लांट, यू नो कि आजकल अधिकतर कोयला का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, तो थर्मल पावर प्लांट में हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट होता है, वहाँ पानी को गर्म किया जाता है, उससे बिजली पैदा करता है, तो पानी को गर्म करने के लिए हम कोयला का इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, रावत भाटा बहुत जगह है, अपने देश में भी कई जगह है, रावत भाटा जैसे हो गया आपका, सॉरी रावत भाटा तो थर्मल पावर प्लांट है, लेकिन कुछ जगह है जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी, वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू हम वाटर को गर्म करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। लेकिन मैक्सिमम क्या है, थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट में कोयला को जलाया जाता है, तो कोयला का जलने के बाद जो उसका वेस्ट बचा उसको क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं फ्लाई ऐश, राख जो बचता है उसको कहते हैं फ्लाई ऐश। तो आजकल फ्लाई ऐश एक मैसिव, कह सकते हैं कि बहुत बड़ा थ्रेट है, इतना ज़्यादा फ्लाई ऐश होने लगा है, इतना ज़्यादा फ्लाई ऐश होने लगा है कि उसको हम किस प्रकार से उसका यूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए सरकार ने कहा है कि मिट्टी से जो आप ईंट बनाते हैं, मिट्टी से जो ईंट बनाते हैं उससे बेहतर होगा क्या, फ्लाई ऐश का यूज़ करके ईंट बनाएं, और उस ईंट का हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो वही है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ऑब्वियसली थर्मल पावर प्लांट क्या इंडस्ट्री है, अपने आप में बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, उसका यूज़ हम कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं। तो इसलिए इंडस्ट्रियल वेस्ट को किस कंस्ट्रक्शन वेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, तो फ्लाई ऐश को। ओके, फर्स्ट आंसर करेक्ट है। देखिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट इज बाय प्रोडक्ट वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स एनी मटेरियल दैट इज रेंडर्ड यूजलेस ड्यूरिंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्रॉम प्लांट्स, मिल्स एंड माइंस। सम एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट है सिलिका, इंडस्ट्रियल वेस्ट का कुछ एग्जाम्पल सिलिका है, फ्यूम स्लैग, स्लज, फ्लाई ऐश है, सैंड पेपर है, मेटल्स, ये सब एक प्रकार से वहाँ से बाय प्रोडक्ट, एक तो उसका वेस्ट है, और बाय प्रोडक्ट का मतलब हम उस वेस्ट का हम किसी न किसी दूसरे इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। फ्लाई ऐश ये एक इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जनरेटेड फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, पहले बताए थे कि आपको थर्मल पावर प्लांट में कोयला के जलने से फ्लाई ऐश बनता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसका हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, किस रूप में, तो ईंट बनाने में यूज़ कर सकते हैं, उसका हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। द फ्लाई ऐश हैज़ ए वाइडर एप्लीकेशन इन द प्रोडक्शन द सीमेंट, सीमेंट बनाने में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ इट इज
ऑल द इंडस्ट्रीज आर एडिंग द फ्लाई एस 25% इन द प्रोडक्शन ऑफ द सीमेंट। बहुत सारा जो इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब फ्लाई एश का यूज़ करता है, 25% फ्लाई एश का यूज़ करता है आपका सीमेंट बनाने में। कॉपर स्लैग अपने आप में एक वेस्ट है। कॉपर स्लैग हैज़ हाई टफनेस सो इट कैन बी यूज टू पार्शली रिप्लेसिंग द फाइन एग्रीगेट टू ऑब्टेन ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रेंथ। द स्टैंडर्ड मिक्सर रेशियो हैज़ बीन यूज फॉर द मोर्टार्स। मोर्टार्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि टफनेस बहुत ज़्यादा टफ होता है ये, ओके, ड्यूरेबिलिटी और इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो मोर्टार्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टर्सरी ट्रीटमेंट मेथड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। देखिए वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको चूज करना है कि टर्सरी ट्रीटमेंट, आपने पढ़ा होगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्सरी ट्रीटमेंट। टर्सरी ट्रीटमेंट अमूमन बहुत कम लोग पढ़ाते हैं क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर को हम बस यही प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। टर्सरी ट्रीटमेंट तो हम तब करें ना जब हमारे पास वाटर की स्कार्सिटी हो। टर्सरी ट्रीटमेंट मतलब उसको एक प्रकार से आप समझिए कि बहुत ज़्यादा साफ़ कर दिए, पीने लायक बना दिए उसको, उस पानी को पिया जा सकता है। तो अपने यहाँ अमूमन तो पानी की कमी नहीं है, तो इस प्रकार नहीं किया जाता है, बस उसको इतना हम साफ़ कर देते हैं कि नदी में उसको हम आसानी से छोड़ा जा सके। लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा है कि टर्सरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, कौन कौन सा टेक्निक प्रोसेस यूज़ करते हैं, आपको बताना है। फर्स्ट है आयन एक्सचेंज मेथड, सेकंड है रिवर्स ऑस्मोसिस, थर्ड है COD केमिकल ऑक्सीडेशन मेथड, और फोर्थ है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। इसमें से किस किस का हम टर्सरी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, तो तीनों का। आयन एक्सचेंज मेथड, रिवर्स ऑस्मोसिस RO के बारे में तो जानते होंगे, पानी को साफ करने में, पीने लायक बनाने में यूज़ होता है, और केमिकल ऑक्सीडेशन मेथड, इस तीनों का यूज़ टर्सरी ट्रीटमेंट में होता है, ध्यान रखें। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर में हम यूज़ करते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ओके। तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 1, 2 एंड 3। फर्स्ट आयन एक्सचेंज मेथड, रिवर्स ऑस्मोसिस और केमिकल ऑक्सीडेशन मेथड। देखिए प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आप जानते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जानते हैं, हम सिर्फ टर्सरी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि टर्सरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इट इज़ मोस्टली कंप्राइज्ड ऑफ रिमूविंग फॉस्फेट एंड नाइट्रेट फ्रॉम द वाटर सप्लाई। मोस्टली क्या करते हैं, इसमें फॉस्फेट और नाइट्रेट को वाटर सप्लाई में से हटाते हैं। Substances like activate carbon and sand are among the most commonly used material that assist in the process. Several methods have been applied for final treatment such as adsorption using activated carbon or the other appropriate solvent, post precipitation, आयन एक्सचेंज मेथड, रिवर्स ऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रीटमेंट। ये कुछ ट्रीटमेंट हैं जो हम टर्सरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ड्यूरेशन फॉर विच ऑफ द यूजेबल कंपोस्ट जनरेशन इज 3 to 6 मंथ। देखिए किस कंपोस्ट के जनरेशन में 3 से 6 महीना का टाइम लेता है। अच्छा क्वेश्चन, 3 से 6 महीना का टाइम किस कंपोस्ट में लेता है, तो पिट कंपोस्टिंग। किसमें, पिट कंपोस्टिंग में। वर्मी कंपोस्टिंग, सेल्फ ऑटोमेटिक वेस्ट कन्वर्टर और ऑटोमेटिक वेस्ट कन्वर्टर, सब के बारे में देखेंगे हम। लेकिन जो पिट कंपोस्टिंग होता है उसमें कम से कम 3 से 6 महीने का टाइम लेगा आपका। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देखिए सारे कंपोस्टिंग का यहाँ हम बताते हैं आपको। कंपोस्टिंग या मेन्योर पिट, कंपोस्टिंग का मतलब सिंपली है आपको मेन्योर बनाना है। इट इज़ कैरिड आउट इन सिंपल मेन्योर पिट और गार्बेज पिट, मतलब छोटा सा आप गड्ढा कर लिया और उसके अंदर आप इस प्रकार का कंपोस्टिंग कर रहे हैं। द एवरेज टाइम इट टू टेक टू कंप्लीट द पिट कंपोस्टिंग प्रोसेस 3 से 6 महीना, एवरेज टाइम लगभग 3 से 6 महीना का आपका लेगा पिट कंपोस्टिंग में। वर्मी कंपोस्टिंग ये कम टाइम लेता है। वर्मी कंपोस्टिंग मतलब केचुआ के माध्यम से आप जो कंपोस्ट बनाते हैं उसको वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ अर्थवर्म केचुआ का इस्तेमाल करते हैं फॉर कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट। इट इज़ रिसोर्सफुल वे टू रिसाइकल योर फूड वेस्ट इनटू कंपोस्ट। इट टेक्स अबाउट 2 to 3 मंथ, 2 से 3 महीना लेता है। वेस्ट कन्वर्टर मशीन्स, बाय यूजिंग वेस्ट कन्वर्टर मशीन्स द कंपोस्ट प्रोसेस कैन बी डन इन ए वेरी लेस टाइम। द सेमी ऑटोनोमिक वेस्ट कंपोस्टिंग मशीन कन्वर्ट एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू कंपोस्ट विदिन 12 से 15 आवर। मतलब सबका अलग अलग है। वेस्ट कन्वर्टर आपका बहुत कम समय में बना देगा और सेमी ऑटोनोमिक भी आपका कम समय में ही बना देता है। 12 से 15 डेज, जो सेमी ऑटोनोमिक आपका 12 से 15 डेज लेता है, और ऑटोनोमिक वेस्ट कन्वर्टर आपका 1 से 3 दिन लेता है कंपोस्टिंग करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर रिसोर्स इज ए की फॉर द डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट। जो जल संसाधन है, मतलब स्टेट्स के बीच में जल के कारण डिस्प्यूट होते रहता है, झगड़ा लड़ाई होते रहता है।
कावेरी डिस्प्यूट, कावेरी जल विवाद के बारे में बहुत ज़्यादा पेपर में पढ़ने को मिलता है। कह रहा कावेरी डिस्प्यूट किन दो स्टेट के बीच है? महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच है, कर्नाटक तेलंगाना के बीच है, कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में, या उड़ीसा मध्य प्रदेश के बीच में। तो कावेरी नदी के बारे में यदि आपको पता होगा, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक से। कर्नाटक केरल तमिलनाडु, कर्नाटक केरल, उसके फिर तमिलनाडु के से बहते हुए ये मतलब समुद्र में मिल जाती है। तो कर्नाटक जो विवाद है, कावेरी विवाद है आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो जो कावेरी विवाद है, कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। जैसा भी आपको हुआ, जैसा भी फील हुआ आपको देखने के बाद, प्लीज़ उसको अपना मतलब एक्सप्रेस कर सकते हो। कुछ भी छोटा वाक्य भी लिख सकते हैं, थैंक्स लिख सकते हैं, कम से कम कोई इशू हो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, कोई हेल्प चाहिए आप उसके बारे में हमें हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।